हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले लेक्चर में आपने समझा कि समग्र यानी सेंसस क्या होता है, उसके मेरिट एंड डिमेरिट क्या है, सैंपल क्या है, सैंपल के क्या मेरिट है, कैसे कलेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। ये अनुसंधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं। जब कोई रिसर्चर यानी अनुसंधानकर्ता रिसर्च करता है तो इन दो मेथड में कोई एक मेथड वो चूज करता है। आइए हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सैंपलिंग क्या होती है। सैंपल का मतलब तो आप समझ गए। सैंपल मीन्स क्या होता है कि यूनिवर्स से कुछ इकाइयों को कलेक्ट करें और इस तरह से कलेक्ट करें कि वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, तो ये सैंपल होता है। अब सैंपल को कलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं, आइए इनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सैंपल कलेक्ट करने के मेथड के, तो हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, पहला है पर्पजिव यानी उद्देश्य प्रतिचयन विधि और दूसरा है प्रोबेबिलिटी यानी रैंडम मेथड। ठीक है, तो जो हमारा पर्पजिव मेथड है, इसमें चार मेथड आपको पढ़ना है। पहला मेथड है जजमेंट मेथड, दूसरा है कन्वीनियंस मेथड, तीसरा है कोटा मेथ सैंपलिंग और चौथा है स्नोबॉल सैंपलिंग। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पर्पसिव सैंपल का मतलब क्या होता है कि जब कोई अनुसंधान करता अपने विवेक से, अपने सुविधा अनुसार जब सैंपल का कलेक्शन करता है तो उसे पर्पसिव सैंपल कलेक्शन बोला जाता है। लेकिन यही चीज जब एक अनुसंधान करता रैंडम यानी अब बिना अपने विवेक के प्रोबेबिलिटी यानी जो प्रायिकता के सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जब सैंपल को कलेक्ट करता है तो उसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा जाता है। अब जैसा कि आपने देखा कि इसके चार मेथड है। देखो, सबसे पहले जजमेंट मेथड। जजमेंट मेथड का मतलब होता है कि जब अनुसंधान करता अपने विवेक से सैंपल को कलेक्ट करे। ठीक, कि उसे लगता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें एक कक्षा से 50 विद्यार्थी हैं, उसमें से 5 विद्यार्थियों को किसी कंपटीशन में भेजना है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कौन से बच्चे अच्छे हैं तो हमने उन्हीं को सेलेक्ट कर दिया, तो इसे बोलते हैं जजमेंट सैंपलिंग मेथड। अगर हम दूसरा बात करें कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब सुविधाजनक सैंपलिंग का मेथड। अब सुविधाजनक क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम पूरे फतेहपुर जिले की बेरोजगारी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो अब फतेहपुर तो बहुत बड़ा है, तो फतेहपुर जिले को पहले हम ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, ब्लॉक को ग्रामीण क्षेत्र में डिवाइड करते हैं, उसके बाद रेस्पोंडेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिले को हमने अपनी मर्जी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने अपनी मर्जी से ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, अपने आसपास के जो गांव थे उनको सेलेक्ट कर लिया, और उन ग्रामीणों से अगर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड बोलते हैं। अब आता है कोटा सैंपलिंग मेथड। तो देखिए, कोटा सैंपलिंग मेथड क्या होता है कि इसको आप ऐसे सोचिए कि जो पूरी यूनिवर्स है, ये पॉपुलेशन है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर, कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं और उसमें फिक्स कर देते हैं कि इसमें से 50%, इसमें से 20%, इसमें से 30%। फॉर एग्जाम्पल आप रिजर्वेशन का ले सकते हैं कि जैसे जनरल को इतने परसेंट, ओबीसी को इतने परसेंट, एससी को इतने परसेंट, ठीक है ना। उसके बाद आता है स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड। अब देखिए, स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड क्या होता है कि कभी कभी इसे नेटवर्क मेथड भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें ड्रग्स के जो हैबिचुअल है उनके बारे में स्टडी करनी है, तो आसानी से तो मिलते नहीं, तो हमको अगर एक व्यक्ति मिल गया तो हमने उससे पूछा तो दूसरे को पता चल गया, दूसरे से पूछा तो तीसरे से, इस तरह एक नेटवर्क बनता चला जाता है। और अगर इस विधि का यूज करते हैं हम सैंपलिंग करने में तो इसे स्नोबॉल सैंपलिंग के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं रैंडम सैंपलिंग। अब देखिए, रैंडम सैंपलिंग के भी कुछ मेथड है। पहला है सिंपल रैंडम मेथड। सिंपल रैंडम मेथड। अब सिंपल रैंडम मेथड का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइफ में आप सोचिए कि अगर हमें मान लीजिए कि हमारी क्लास में बीकॉम में 50 बच्चे हैं और हमें किन्हीं 5 बच्चों को कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 50 बच्चों के नाम लिख लेंगे और एक बैग में 50 बच्चों का नाम डाल दिया और किसी दूसरे बच्चे से 5 नाम निकलवा लिए। तो ये जो सैंपल है वो रैंडम सैंपलिंग होती है। इसका मतलब होता है कि जो जो भी बच्चे हैं उनके चुने जाने की संभावना
हर बच्चे के चुने जाने की संभावना बराबर होती है, तो इसे रैंडम सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेटिफाइड मेथड है और सिस्टमेटिक मेथड भी होता है और मल्टी स्टेज मेथड भी होता है। तो देखिए, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है यानी समग्र है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो इनको क्या है कि छोटे छोटे ग्रुप में होमोजीनिटी के आधार पर यानी एक रूपता के आधार पे बांट लिया, और अगर इनसे हमने सैंपल कलेक्ट किया तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। एक होता है सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड में क्या होता है कि जो भी रिस्पोंडेंट हैं उनको एक नंबर हम दे देते हैं, 1 से लेके मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो अब 100 बच्चे हैं, हमको 10 सैंपल चाहिए, तो 100 से हमने वो जो 10 बच्चे आ रहे हैं उनमें से एक एक बच्चे को हम एक, अगर पहला फिफ्थ लेते हैं तो फिर 10-10 बढ़ाते हुए यानी 5वां, 15वां, 25वां ऐसे करके हम 10 बच्चे कलेक्ट करते हैं, तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक मेथड। मल्टी स्टेज यानी इस तरह से सैंपल कलेक्ट करने को क्या बोलते हैं कि 2-3 स्तर से अगर आप सैंपल को कलेक्ट करते हैं, इसको एज ए एग्जाम्पल हम आगे बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया है पर्पसिव सैंपलिंग। तो पर्पसिव सैंपलिंग क्या होती है? अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वेच्छा से उन इकाइयों को चुनता है समग्र में जो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी समग्र से जो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हीं इकाइयों का चुनाव कर लेता है, तो इसे बोलते हैं पर्पसिव सैंपलिंग मेथड। इसके फायदे क्या है, मेरिट्स क्या है? तो देखो, पहली चीज तो ये कम खर्चीली है, समय कम लगता है और बचत करने वाली है। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल मेथड है, बहुत सरल है, व्यवहारिक है, आसानी से कोई भी व्यक्ति इससे जो है सैंपल कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद टारगेटेड इंक्लूसिव, तो इसमें महत्वपूर्ण इकाइयों को निश्चित रूप में शामिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी डीमेरिट क्या होती है? व्यक्तिगत पक्षपात की पूरी संभावना। अब जो रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, वो पक्षपात कर सकता है, वो जिसको चाहे उसको सेलेक्ट कर सकता है, तो ये इसकी डीमेरिट है। सभी इकाइयों को चुने जाने के समान अवसर नहीं होते हैं। अब 50 बच्चे हैं तो 50 को चुने जाने के समान अवसर नहीं होते हैं। परिणाम हमेशा पूर्णतः शुद्ध नहीं होते हैं। जब आपने सैंपलिंग अच्छे से नहीं चूज की है तो आपके परिणाम भी अच्छे नहीं हो सकते। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मेथड ऑफ पर्पसिव सैंपलिंग। तो देखो, जो पर्पसिव सैंपलिंग है उसके कौन कौन से मेथड हैं? तो पहला हमने आपको शुरुआत में बताया, जजमेंट सैंपलिंग मेथड, यानी अपने विवेक के आधार पर। जब अनुसंधानकर्ता अपने ज्ञान विवेक के आधार पर सबसे उपयुक्त प्रतिनिधि इकाइयों को चुनता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जजमेंट सैंपलिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट कन्वीनियंस सैंपलिंग मेथड, यानी सुविधाजनक। तो आपको बताया कि शोधकर्ता अपनी सुविधा अनुसार जो सबसे आसानी से मिल जाती हैं, जो सबसे पास होते हैं, उन व्यक्तियों को या उन स्थानों को सैंपल के रूप में कलेक्ट करता है, तो इसे कन्वीनियंस सैंपलिंग कहा जाता है। कोटा सैंपलिंग क्या होता है कि समग्र को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर, ठीक है, जो प्रगणक होते हैं इन्यूमरेटर, उसमें निश्चित कोटा सेट कर देते हैं कि इतने इतने परसेंट इससे निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग आपको क्या होती है कि जो मौजूदा उत्तरदाता है, मौजूदा उत्तरदाता अन्य उत्तरदाताओं का संदर्भ देता है, रिफर करता है। ठीक, जैसे आपको बताया था कि जैसे हमें ड्रग्स के जो आदि हैं उनके बारे में जानकारी लेना, अगर हमको एक बंदा मिल जाए तो उससे पकड़ करके दूसरे तीसरे के पास हम पहुंच सकते हैं। और ये जो मेथड है, आप इनको केवल मेथड पूछ लीजिए, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है या नहीं है। तो ये आपको याद रखिए, 4 हैं, इनमें से कोई एक दे देगा, पूछे कौन नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, सिंपल रैंडम मेथड अगर हम समझें, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड, ठीक, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि। तो देखो, इसमें क्या होता है? पहली है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड जो आपको बताया हमने पहले कि पर्चियों को बर्तन में मिलाकर आंख बंद करके निकाला जाना। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि हमें 50 बच्चों की बीकॉम की क्लास है, उसमें 5 बच्चों को प्राइज देना है, तो हमने 50 बच्चों के नाम डाल दिया एक बैग में और किसी बच्चे से 5 पर्चियां निकाल ली। जिसके नाम आएंगे उसको हम
प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। सीक्वेंशियल लिस्ट, क्रमबद्ध सूची, तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी रेस्पोंडेंट हैं, ठीक है, उनको या तो वर्णमाला यानी अल्फाबेट के आधार पे, भौगोलिक यानी क्षेत्र के आधार पे हम एक अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद nth पर्सन को हम कलेक्ट करते हैं, तो इसे सीक्वेंस कहते हैं। उसके बाद टिपेट की संख्या तालिका। अब देखिए, एक टिपेट साहब थे, उन्होंने 4 अंकों की 10,400 संख्याएं दी हैं, और इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके अगर हम सैंपल का कलेक्शन करते हैं तो उसे टिपेट की संख्या तालिका विधि कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब देखो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, तो आपको हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन पे बताया कि समग्र को पहले गुण या विशेषता के आधार पर विभिन्न स्तरों यानी स्ट्रेटा में बांट दिया जाता है, और फिर रैंडम सैंपल, जैसे मान लीजिए कि ये एक समग्र है, इसमें मेल है, फीमेल है और 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, तो हमने मेल का एक अलग ग्रुप बना लिया, फीमेल का एक अलग ग्रुप बना लिया, और 14 वर्ष से कम बच्चों का एक ग्रुप बना लिया। अब इसमें से अगर हम सैंपल कलेक्ट करते हैं रैंडम, रैंडम मतलब जिसमें जितने हैं सभी मेल के चुने जाने की पूर्ण संभावना हो सकती है। तो इनको 3 मेथड है। एक प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब अनुपातिक या परसेंटेज दे दिया कि भाई 10-10% सबसे चुन लो। मान लो कि ये 1000 थे और या 1500 थे, और इसको हमने 500 में तीनों बांट लिया, 500 500 500, या कम कम भी हो सकते हैं। अब 10% ले लिया तो 50 इसका, 50 इसका, 50 इसका, तो 150 लोगों को हमने सैंपल ले लिया, तो इसको प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब कोई प्रोपोर्शन नहीं है, हमने डिसाइड कर लिया कि इससे 50 लेना है, इससे 80 लेना है, इससे 30 लेना है। और ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब जिसमें खर्च कम लगे, न्यूनतम लागत पर अधिकतम आंकड़े, जिसपे हमें शुद्ध आंकड़े मिले, तो वो मेथड होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड। तो देखिए, सिस्टमेटिक को बोलते हैं हिंदी में क्रमबद्ध या व्यवस्थित। तो देखो, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन होती है या यूनिवर्स होता है, या उसी को हम समग्र हिंदी में कहते हैं, मान लीजिए कि 1000 है, पॉपुलेशन कितनी है, 1000 है, और हमको 100 सैंपल लेना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 10, यानी 10th जो 10 है, तो 10-10 के अंतर में हम सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे। मतलब 1000 नंबर डाल देंगे, उसके बाद मान लीजिए पहला 5 ले लिया, तो अगर पहला 5 ले लेंगे तो 10 जोड़िए 15, फिर जोड़िए 25, फिर 35, 45, ऐसे करके हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए दिया है, साइज ऑफ कंपोनेंट, तो पॉपुलेशन यानी n, यूनिवर्स ऊपर रहेगा और कितने सैंपल आप चाहते हो n नीचे कर देंगे। तो हमको ये एग्जांपल दे दिया कि 1000 लोग हैं और हमें 50 चाहिए, तो इसका मतलब 50 लोग सैंपल के रूप में चाहिए, तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो 20। अब 20 का एक ग्रुप बन जाएगा 1 से लेके 20 तक। अब जैसे 1 से लेके 20 तक में आपने 5वां नंबर ले लिया, तो फिर अगला क्या होगा, 5 में 20 जोड़िए 25, 25 पे फिर 20 जोड़िए 45, 45 पे फिर जोड़, तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड। नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड। अब देखिए, मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड क्या होता है, बहुस्तरीय, जिसमें जब क्या होता है कि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो वहां पे मल्टी स्टेज यानी कई स्टेज में सिलेक्शन हम करते हैं सैंपल का। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में आपको जानकारी लेना है, तो देखो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो पहले स्टेज में आप उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनमें से रैंडम कुछ जिले सेलेक्ट कर लीजिए, जितने जिलों का आपका डाटा लेना है। मान लीजिए कि हमने 75 जिले हैं और हमने 5 जिला या 10 जिला सेलेक्ट कर लिया, तो 75 जिलों की पर्ची बनाइए और उसमें से रैंडम चूज करिए, तो 10 जिले आ जाएंगे। अब 10 जिले में से हमने देखा कि हर जिले में चीनी मिले हैं, तो अब कितनी चीनी मिले, तो हर जिले से अगर हम 2-3 चीनी मिले निकाल ले, तो चीनी मिल पहले स्तर में हमने क्या किया,
डिस्ट्रिक्ट का चयन किया, फिर चीनी मिल का चयन किया और उसके बाद किसानों का चयन किया। तो देखो 3 स्तर हो गए। तो इस तरह जब 1 2 3 4 स्तर हो जाते हैं तो इसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है, देखिए कि आपको एग्जाम्पल बताया कि जब चयन की प्रक्रिया कई चरणों में होकर गुजरती है, यह बहुत बड़े क्षेत्र राज्य के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना। तो पहले स्टेज में हमने जिलों का चयन कर लिया, उसके बाद चीनी मिलों का चयन कर लिया और उसके बाद हर चीनी मिल से हमने 10-10 किसानों का चयन कर लिया। तो टोटल हमारे जो है 10 जिले, 3 चीनी मिलें और हर चीनी मिल से 10-10 किसान, यानी कि हमने 300 किसानों का अध्ययन किया। तो 300 का सैंपल हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, ओवरऑल मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सैंपलिंग। अब देखो आता है एग्जाम में कि प्रति चयन के गुण और अवगुणों को बताइए। ठीक है। तो देखो मेरिट क्या है, एडवांटेज इसके क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या है, कम खर्चीली ये विधि है, क्योंकि संगणना विधि से करोगे तो पूरी यूनिट का अध्ययन करना पड़ेगा, यहाँ कुछ यूनिट का अध्ययन करना पड़ेगा, तो खर्चा कम आएगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है। और उपयुक्त चुनाव पर विश्वसनीय निष्कर्ष निकलेंगे। अगर आपने सैंपल सही ढंग से लिया है तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है। अनंत या नष्ट होने वाली वस्तुओं हेतु एकमात्र उपाय, जो नष्ट होने वाली इकाइयां हैं उसमें सेंसस मेथड अच्छा नहीं होता है, तो इसके लिए एकमात्र उपाय है कि आप सैंपल मेथड से चयन करें। ठीक है। अब डिसएडवांटेज या डिमेरिट की बात करें तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक। अब क्योंकि इसमें पूरी का अध्ययन नहीं किया जाता तो समग्र के कंपैरिजन में, सेंसस के कंपैरिजन में इसमें जो है प्रतिनिधित्व का अभाव संभव हो सकता है। विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता। अब देखो सैंपल जो होता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे पूरी बारीकियां पता होना चाहिए कि सैंपल कितना साइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, उसे एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी ये मेथड अच्छा होता है। व्यक्तिगत पक्षपात की गुंजाइश। अब पर्सनल बायस भी होता है कि लोग अपनी इच्छा अनुसार सैंपल को सेलेक्ट कर लेते। गलत निष्कर्ष निकलने का जोखिम। अगर हमने सैंपल को सही ढंग से कलेक्ट नहीं किया है तो जो हमारे रिजल्ट हैं वो भी भ्रामक हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं जिसमें इसेंशियल ऑफ गुड सैंपल, एक आदर्श सैंपल के आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो देखिए पहला गुण है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब कि सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरे समग्र को प्रतिनिधित्व करे। ठीक है। यानी कि जो गुण, जो क्वालिटी पूरे समग्र में हो वही सैंपल में हो, तभी वो अच्छा माना जाता है। दूसरा होमोजेनिटी, यानी एक रूपता होनी चाहिए समग्र में, सैंपल में एक रूपता होनी चाहिए। ठीक। यानी एक ही तरह के होने चाहिए, समान इकाई होनी चाहिए, इकाइयां अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस, यानी एक इकाई का चयन दूसरी इकाई पर निर्भर ना हो, एक इकाई दूसरी इकाई पर निर्भर ना हो, स्वतंत्र हो। एडिक्वेट, मतलब जो भी इकाइयों की संख्या है वो पर्याप्त लेनी चाहिए। अगर आपने कम लिया है या ज्यादा लिया है तो रिजल्ट आपके अच्छे नहीं हो सकते। तो ये आज का आपका लेक्चर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमियां आपको फील होती हैं तो आप मैसेज जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।